मित्रों नमस्कार। इतिहास के पन्नों के इस चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। मित्रों अभी तक जो भी आपने इस एपिसोड इस सीरीज में देखा है, इतिहास के पन्नों की सीरीज में तीन जो अंक हुए, 3 एपिसोड हुए हैं, उनमें अब तक आप ये देख चुके हैं कि गांधी जी भारत आ चुके थे। उन्होंने चंपारण और अहमदाबाद और खेड़ा के आंदोलनों में अपने असहयोग और सत्याग्रह के अस्त्र का उपयोग सफलतापूर्वक कर लिया था। उत्साह से लबरेज थे। गांधी यदि नहीं आते दक्षिण अफ्रीका से भी उनका आगमन यहाँ के प्रमुख कांग्रेस के नेता गोपाल कृष्ण गोखले के आमंत्रण पर हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले खुद गए थे दक्षिण अफ्रीका गांधी जी को आमंत्रित करने और ये कहने के लिए कि जिस तरह से आपने अफ्रीका में आंदोलन चलाए हैं और सफलता प्राप्त करी है इन अंग्रेजों के खिलाफ, वैसा ही कुछ भारत भी चाहता है और भारत आपका इंतजार कर रहा है। भारत को समझने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण भी किया। उसी तरह के उन्होंने सूट बूट से वे धोती में आ गए, लकड़ी और धोती और एक शॉल जो उनके कंधे पे होता था, इसके अलावा कुछ पहनते नहीं थे। गांधी चश्मा पहचान बन गया था, तो गांधी जी काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे। अब देखिए 20वीं सदी के दूसरे दशक यानी कि 1920 से लेके आज हम आप इस चौथे एपिसोड में 1920 से लेके 1922 की जो महत्वपूर्ण घटनाएं और ये जो इन 2 सालों में जो घटनाएं हुई आज़ादी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, इस 2 सालों के कार्यकाल में गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा, आंदोलन भी चलाया और इससे आगे का रोड मैप तय हुआ। खास बात तो ये है। तो आइए शुरू करते हैं। 1920 में गांधी जी आ चुके थे, जैसे मैंने आपको बताया। 20वीं सदी के दूसरे दशक के 1920 में भारतीय जनता जो है वो काफ़ी निराश हो चुकी थी। रोलेट एक्ट का जो जिस तरह से उन्होंने लागू कर दिया था अंग्रेजों ने, जलियांवाला बाग में जिस तरह से हत्याकांड हुए थे और कई जगह हत्याएं हुई और दमन चल रहा था अंग्रेजों का, तो काफ़ी निराशा व्याप्त थी, क्षोभ थे। और जो मैंने आपको बताया, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग और पंजाब में मार्शल लॉ आदि ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था कि अब कैसे किस कष्टों से या इनके दमन से कैसे मुक्ति मिलेगी। ये जनता निराश हो चुकी थी। जनता ये भी समझ गई थी कि अंग्रेजी हुकूमत दमन के अलावा कुछ नहीं देगी। मतलब आज़ादी की तो बात छोड़ दीजिए, होम रूल की बात छोड़ दीजिए, होम रूल मतलब स्वशासन, वो नहीं देगी, केवल दमन करेगी। जलियांवाला बाग की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई थी अंग्रेजों ने। देखिए अंग्रेज बड़े बड़े धूर्त और चालाक थे। विश्व भर में अपनी लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए पहचान बनी रहे, इसका भी वे ध्यान रखते थे। एक हाथ से लूटते थे, दूसरे हाथ से प्रजातंत्र और लोकतंत्र का झुंझुना भी पकड़ा के रखते थे और खुद को ये साबित करते थे कि उनके जैसा निष्पक्ष शासक कहीं मिलेगा नहीं। ये उनकी एक कमजोरी थी और इसी कमजोरी का गांधी जी ने बाद में फ़ायदा उठाया। मैं आपको एक एक एपिसोड के बाद आपको स्पष्ट होगा कि अंग्रेजों की इसी कमजोरी की बाहर दिखना कि हम लोकतंत्र के बिल्कुल पुरोधा समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, वो छवि को नहीं तोड़ना या टूट जाने के डर से अंग्रेजों ने अपने कदम एक एक कदम पीछे खींचे और गांधी जी एक एक कदम आगे बढ़े। ये बड़ी बड़ी चतुराईपूर्ण लड़ाई लड़ी गांधी जी ने। गांधी जी शायद नहीं होते इस लड़ाई में तो ये लड़ाई वहीं खत्म हो जाती शुरुआत में। तो देखिए आप आगे चलते हैं। हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दी अपनी जलियांवाला बाग पे। ब्रिटिश संसद ने उसको अप्रूव कर दिया। हंटर ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में कि ये जो डायर ने हत्याकांड किया था वो बहुत उचित था, उचित कार्रवाई थी, उसमें कहीं कोई गलत नहीं था वो। और डायर के लिए 30,000 पाउंड का एक फंड भी रेज करने की बात हुई वहाँ पर। तो हिंदुस्तान में एक तो हत्यारा और हत्यारे को सहानुभूति मिल रही है इंग्लैंड में, और उसके लिए उसके मुकदमे जो उसके खिलाफ चल रहे थे उसके लिए पैसा इकट्ठा हो रहा था वहाँ इंग्लैंड में। तो ये सब चीज़ें यहाँ उल्टी पड़ी। यहाँ मतलब बहुत परेशान थे लोग और लोगों को लगा कि ये तो अंग्रेज तो बहुत चालाक और धूर्त कौन है कि कभी हमको अलग या हमको किसी तरह से कुछ देगी नहीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो था महंगाई काफ़ी बढ़ गई थी और संसाधनों की कमी हो गई थी। जो समझिए प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1917-18 से शुरू हुआ था। 18 में, हाँ 18 से लेके नहीं ख़त्म हो चुका था 18 में, उसके पहले हुआ था। तो 18-19 के बाद में ये था कि जो चारों तरफ संसाधन युद्ध में खर्च हो गए थे, तो संसाधन तो खाने पीने की वस्तुएं और सामान कम हो गया था, खाद्यान्न की कमी हो गई थी, जनता काफ़ी परेशान थी, जनता में उबाल था। दूसरी ओर तुर्की के धर्म स्थलों पर तुर्की के खलीफा का नियंत्रण हटा दिया था
प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों और अमेरिका ने मिलकर। इस कारण से मुस्लिम लोग भी नाराज थे, वो खिलाफत आंदोलन चला रहे थे उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। गांधी जी के नेतृत्व में अब गांधी जी ने सोचा कि यही समय है कि जब एक अच्छा आंदोलन शुरू किया जाए और अंग्रेजों को घुटने पर लाया जाए। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन की जो है वो रूपरेखा तय करना शुरू किया। गांधी जी ने 22 जून 1920 को वायसराय को एक पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार भारत के हर नागरिक को। पहले होता यह था कि पत्र लिखते थे, पत्र का जवाब मिलता था अमूमन जवाब देते नहीं थे अंग्रेज लोग, लेकिन वो जो पूरा एक सिस्टम था ना, मैंने आपको बताया कि अंग्रेज अपने आप को बहुत डेमोक्रेटिक सिद्ध करते थे, तो उसके कारण से ये लेटर बाहर भी चलता था। आज भी चलते हैं लेटर, किसी को होता है तो असंतुष्ट होता है तो प्रधानमंत्री के खिलाफ लेटर लिख देता है, उन्हीं पार्टी का नेता होता है। आजकल नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा बहुत पहले होता रहा है। 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक जो होम रूल और स्वराज आंदोलन के स्वराज मेरा जनशुद्धिकारी कहने वाले नेता, महाराष्ट्र के बड़े नेता, गणपति उत्सव की शुरुआत करने वाले थे। भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की चेतना जगाने के लिए उनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। उनके निधन पर शोक और आंदोलन दोनों एक साथ, आंदोलन की पृष्ठभूमि और उनका शोक दोनों एक तरह से, दोनों की भावनाएं मिल गई। और सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं ने असहयोग आंदोलन की भूमिका चला ली, उन्होंने बना ली। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कांग्रेस में, तो कांग्रेस के लोग हिचक रहे थे इस तरह का आंदोलन। कई वरिष्ठ नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी असहयोग आंदोलन को कांग्रेस ने बहुमत से मंजूरी दे दी उस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। जो विरोध में थे उनके बारे में बात करें तो हम बताएंगे कि उनका विरोध विधान परिषदों के निकट भविष्य में चुनाव होने वाले थे और वे इन चुनावों के बहिष्कार को लेकर विरोध में थे। वे चाहते थे कि चुनाव लड़ें और ये जो परिषदें बन रही इनमें जाकर के शासन में पहुंचे और फिर शासन को अच्छे काम करने के लिए मजबूर करें या उनको परेशान करें अंग्रेजों को। उनका विचार भी कोई गलत नहीं था, एकदम खिलाफत नहीं थे वो कि हम आंदोलन के विरोध में, लेकिन वो चाहते थे कि एक बार चुनाव जीत के हम चले जाएं और फिर ये इस तरह का आंदोलन चले। ये जो चुनाव हो रहे थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नामक 1-2 अंग्रेज थे राजनीतिक, उन्होंने सुधार लिखे थे स्वराज होम रूल के ऊपर। उन सुधारों को आधार बना करके चुनाव हो रहे थे ताकि शासन में जनता के कुछ प्रतिनिधियों को अवसर मिले। अब देखिए 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो क्या हुआ, शुरू होने के समय उसमें क्या क्या उन्होंने काम हाथ में ली थी। गांधी जी ने आह्वान कर दिया, आह्वान करने के साथ ही आंदोलन शुरू हो गया। एक तो ये था कि उपाधि और प्रशस्ति पत्रों को लौटाना। जो अंग्रेज उपाधि देते हैं ना उस समय पे, सर की उपाधि देना या इस तरह के, और लॉर्ड की उपाधि देना, इस तरह से जो उपाधियाँ थी जिन बैरिस्टरों या जो नेताओं के पास, उसको वापस करना। सरकारी कॉलेज, स्कूलों और अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। उस समय ये हुआ था 20 आते आते यहाँ की जो बुनकर थे या बुनने वाले लोग थे या छोटे मोटे घरेलू उद्योगों में कपड़ा बनता था, उसको ख़त्म करते हुए उन्होंने इंग्लैंड की मिलों में बना हुआ कपड़ा या रेडीमेड बेचना शुरू किया। तो कांग्रेस के लोगों ने कहा कि विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाए, उनकी होली जलाई जाए, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना और अंतिम अस्त्र जो था कि टैक्स न दिया जाए, किसी भी तरह का जो टैक्स है वो नहीं देना। ये इसके अस्त्र थे मेन जो असहयोग आंदोलन के। गांधी जी ने कहा कि ये सब काम करना है, आपको विरोध करना है, लेकिन सविनय करना है, सविनय अवज्ञा करना है। मतलब सरकार की बात नहीं मानना है, उनके कानूनों को तोड़ना है, लेकिन अवज्ञा करना है। सविनय असहयोग करना है, सविनय विनय के साथ असहयोग की शुरुआत का जो फार्मूला लेके आए थे गांधी जी, उन्होंने ये बात कही। आंदोलन ने एक झटके में जो उद्देश्य बदल दिया। कांग्रेस पहले क्या चाहती थी, इसके पहले 1920 के पहले, कि होम रूल मिले, हमें स्वशासन मिले, हमारे लोग भी कुछ प्रतिनिधि सभाओं में जाएं और मिलजुल के शासन चलाएं। लेकिन यहाँ आकर क्या कह दिया उन्होंने, गांधी जी ने एक झटके में ये तोड़ दिया कि वैधानिक तरीके से सेल्फ गवर्नमेंट प्राप्त करने के बजाय
अब पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया गया है कि अब हम तो आज़ादी चाहते हैं, अब अंग्रेज शासन किसी भी रूप में हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमें हमारा शासन चलाना है, हमें अधिकार दे दीजिए और हमें हमारा शासन सौंप दीजिए। ये एक झटका, एक शिफ्ट था। इससे पहले के कांग्रेस के नेता, चूँकि 1885 में, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एओ ह्यूम के नेतृत्व में जो कांग्रेस बनी थी, और उसके बाद के जो नरम दल के नेता थे, वो चाहते थे कि होम रूल हो, मतलब जिसमें अंग्रेज भी हो और हमारा स्थान, हमारे लोग प्रतिनिधि मिलकर शासन चलाएं और जनता का हित करें। लेकिन यहाँ एक झटके में पूरा बदल गया। अब देखिए, जनवरी 1921 आते आते असहयोग आंदोलन में एक नई ऊर्जा भर गई और आंदोलन की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी। असहयोग आंदोलन का असर क्या हुआ, इस पर भी हम चर्चा कर लें। ये जो असर हुआ, मुख्यतः 1921 में 90,000 छात्रों ने देश भर में सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए, राष्ट्रीय स्कूलों में भर्ती हो गए। जो यहाँ के लोग चला रहे थे जो स्कूल, उन स्कूलों में उन्होंने एडमिशन ले लिया। बहिष्कार आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा। विदेशी कपड़ों के विरोध का कार्यक्रम खूब चला। विदेशी कपड़ों की होली स्थान स्थान पर जलाई जाने लगी। और 1920-21 में देखिए इसका परिणाम, 20-21 में जहां 102 करोड़ रुपए के कपड़े आयात हुए थे अंग्रेजी मिलों से, इंग्लैंड से, मैनचेस्टर से, वहीं 1921-22 में यह घटकर 57 करोड़ हो गया। मतलब आधा माल आयात होना बंद हो गया है। ये एक बड़ा झटका था अंग्रेजी हुकूमत को ये। अब देखिए, गांधी जी, ये सब आंदोलन चल रहा था, वो गांधी जी ने खुद कहा था कि यदि मेरे कहने पे चले तो अब दिल्ली दूर नहीं है, अब स्वतंत्रता दूर नहीं है, इसी आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे तो अंग्रेजों को ये देश छोड़ करके जाना पड़ेगा। लेकिन बीच में सडनली, जिसको कहते हैं ना, अचानक से ये आंदोलन वापस हुआ। वो घटना बताता हूँ कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, आंदोलन की देखिए कितनी मैग्नीट्यूड था, कितना हाइट पे चला गया था, कि 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स, जो वहाँ के राजकुमार होते हैं इंग्लैंड के, उनकी भारत यात्रा हुई। वे जिस दिन मुंबई पहुँचे, बम्बई, तब बम्बई कहते थे, बम्बई में हड़ताल का आह्वान किया गया। गांधी जी ने उसी दिन एल्फिंस्टन मिल के अहाते में सभा ली और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। सभा समाप्त हुई और जब सभा से लौटते समय गांधी जी के समर्थक और प्रिंस ऑफ वेल्स, उस समय कुछ अंग्रेजों के पिट्ठू भी थे, वो भी स्वागत करने गए थे, पहुंचे थे वहाँ। तो लौटते में दोनों की भिड़ंत हो गई, आमने सामने की हिंसा हुई और पुलिस को गोली चलाना पड़ी, जिसमें 58 लोग मारे गए। ये पहली घटना थी जिसमें लोगों की मृत्यु हुई आंदोलन में, बम्बई में। गांधी जी बड़े दुख हुए कि उनके सभा से निकले लोग, जिनको अहिंसा की शिक्षा दी, बाहर जाके भिड़ लिए वो लोग। उन्होंने 3 दिन का उपवास रखा। उपवास उनका बड़ा अस्त्र था गांधी जी का, जिसका बाद में उन्होंने काफ़ी उपयोग किया। 47 तक आज़ादी मिलने के बाद भी वो देशी सरकार के खिलाफ भी उपवास पर बैठे थे कई बार। तो देखिए, होता ये है कि ये घटना थी। अब दूसरी घटना हुई थी, महत्वपूर्ण घटना थी, वो चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक स्थान है, एक गाँव है, छोटा सा कस्बा। यहाँ पर 5 फरवरी 1922 को कांग्रेस के लोगों ने असहयोग आंदोलन के पक्ष में एक जुलूस निकाला। इस जुलूस में जो लोग शामिल थे, उनके साथ पुलिस वालों ने दुर्व्यवहार किया, मारपीट की, गाली गलौज, जो भी दुर्व्यवहार श्रेणी में आता है। जुलूस में शामिल जत्थे ने पुलिस पर हमला कर दिया और हमले के खिलाफ पुलिस ने गोली चलाई। उसमें गोली जारी करना बहुत एक आम बात होती थी विरोधियों के खिलाफ। तो गोलीबारी से और जनता उत्तेजित हो गई और लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, पुलिस वाले कम थे। सिपाही डरे और भागकर थाने में घुस गए। भीड़ ने चारों तरफ थाना घेर लिया। 22 पुलिस वाले अंदर थाने में थे। बिना किसी चेतावनी के विरोध इतना तगड़ा था और इतनी गोली से इतने उत्तेजित थे लोग कि उन्होंने थाने में आग लगा दी। आग लगने के बाद 22 पुलिस वाले उस थाने में जिंदा जलकर मर गए। इस घटना की खबर जैसे ही गांधी जी तक पहुंची, गांधी जी के पास बम्बई वाला मामला भी था कि 58 लोगों निरपराध लोग गोलीबारी में मारे गए, झगड़े में मारे गए। यहाँ 22 पुलिस वाले आंदोलनकारियों द्वारा मार दिए गए, कुल मिला के आरोपित था और ये सच बात भी थी। गांधी जी को जैसे ही खबर मिली, उन्होंने इस पर विचार किया। खुद उपवास तो करते ही थे, वो खुद को सजा देते थे, वो किया। और अचानक से 12 फरवरी 1922 को
असहयोग आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया, ये कहते हुए कि इसमें हिंसा बर्दाश्त नहीं है, अहिंसक आंदोलन अब अपनी दिशा से भटक चुका है, इसको मैं वापस लेता हूँ। अचानक जिस तरह से आंदोलन वापस लिया, तब के कांग्रेस के नेता भी हतप्रभ रह गए। बड़ी आलोचना हुई गांधी जी की उस समय नेतृत्व की। कि आलोचना करने वाले में कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, खुद जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन जाट जैसे कई बड़े नेता थे जिन्होंने साफ साफ बयानबाजी करके एक बार उनसे कहा कि ये गलत किया है गांधी जी ने। इस तरह से किसी एक छोटे से गांव में कोई छोटी सी घटना पर इतना बड़ा आंदोलन, जब हम अपने बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर दृढ़ता से बढ़ रहे थे और अचानक से वापस लेके इसको पीछे हट गए, पीछे धकेल दिया, ऐसा आरोप लगाया। कुछ लोगों ने गांधी जी पर तब आरोप भी लगाया कि उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई को बाधित कर दिया है, और आरोप लगाते हुए कहा कि बस स्वतंत्रता निकट ही थी और आंदोलन रोक दिया गया। इतिहासकार सुचेता महाजन मृदुला मुखर्जी ने अपनी किताब भारत का स्वतंत्रता संग्राम में लिखा है कि आंदोलन वापस लेने के पीछे गांधी जी की मंशा आंदोलनों की ऊर्जा को बरकरार रखने और जनता को हतोत्साहित होने से बचाने की थी। गांधी जी बड़ी दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंसक आंदोलन हुआ है, मिलिट्री और पुलिस के आगे कोई कुछ कर नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने इसको वापस लेना ही उचित समझा। इस आंदोलन की उपलब्धि क्या रही? कुल मिला के अब अंत में जा रहे हैं हम आखिरी सेगमेंट में। इस आंदोलन, असहयोग आंदोलन अचानक से बंद हुआ, जिस झटके से ब्रेक लगाया गांधी जी ने, आंदोलन ठप हो गया। पर यह आंदोलन भी कुछ उपलब्धियां लेके गया है। इसमें एक ये था कि आज़ादी की भूख पढ़े लिखे ही नहीं, निरक्षर जनता में भी जगाने में कामयाबी मिली इस आंदोलन से। इस आंदोलन से मैंने कि गांधी जी के जो ओरा था या जिस तरह से उनका इमेज थी, उसके कारण से आंदोलन चारों तरफ भारत भर में फैला और निरक्षर लोग भी चाहने लगे कि अब मुझे स्वतंत्रता मिलना चाहिए। जनता को आधुनिक राजनीति, हड़ताल, धरना प्रदर्शन, बहिष्कार करना आ गया, यह भी एक आंदोलन ने सिखा दिया, ये उपलब्धि थी। तो कुल मिलाकर निराशाजनक अंत तो हुआ, लेकिन इस एक आंदोलन ने आगे की बड़ी लाइन खींची और आगे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बीच की कई घटनाएं हुई। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।